So due to defect, such compounds are called non-stoichiometric compounds. For an example, VOX, where X can be between 0.6 to 0.23. जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आयरन का एक फॉर्मूला, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है FeO, Fe2O3. ये स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स है, बिकॉज यहाँ पे फिक्स स्टोइकियोमेट्री में केटायन और एनायन कंबाइंड है. बट हमारे पास और एक भी है जहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा Fe.98O, जहाँ पे फिक्स फॉर्मूला नहीं है. आप देख रहे हो केटायन Fe इज 0.98. और कल लास्ट टाइम इसके बारे में हम बात कर रहे थे. आज इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करने वाले. जैसे ही वो समय आएगा मैं आपको करवाऊंगा. बट लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन किया था उसको जरा देख लेते पहले. What I said about in this compounds balance of positive negative ions, वो भी बाद में देख रहे हैं. Metal axis defect due to anion vacancy, that's what I taught you. A compound में है axis metal if a negative ion is absent in its lattice site. And मैं आपको बताया था ये वाला एग्जांपल. सपोज हमारे पास यहाँ पे NaCl का क्रिस्टल है और सोडियम मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया, तो Na+ यहाँ पे आ गया था और क्लोरीन यहाँ पे ऊपर चला गया था. तो क्या होता है, कंपाउंड में है एक्सिस ऑफ मेटल, हमने सोडियम एक्स्ट्रा डाला था. इफ अ नेगेटिव आयन इज एब्सेंट, नेगेटिव आयन इज एब्सेंट फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन, अपनी नॉर्मल पोजीशन में से नेगेटिव आयन एब्सेंट है. फ्रॉम इट्स लेटिस साइड से एब्सेंट है वो. लिविंग अ होल विच इज ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो होल आपको देखने को मिल रहा है, दिस होल इज बीइंग ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स. एंड ऐसी जगह को हम बोलेंगे फार बेन सेंटर्स, या तो उसका नाम रखा था हमने एप सेंटर्स. एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स. एंड फॉर एन एग्जांपल जो हमने देखा था, द एक्सिस ऑफ सोडियम इन NaCl मेक्स द क्रिस्टल येलो, एंड एक्सिस ऑफ पोटेशियम इन KCl मेक्स इट वायलेट, एंड एक्सिस ऑफ लिथियम इन LiCl मेक्स इट पिंक. बराबर है कि नहीं? ये मैंने लास्ट टाइम समझाया था. क्या आपको ये टॉपिक याद है? आपको समझ में आया था लास्ट टाइम? उसके बाद हमें आगे कंटिन्यू करना था. याद है तो आप अपनी खाली मुंडी हिला दोगे तो भी मुझे पता चल जाएगा. हाँ बराबर. आई कैन सी दैट दिस इज टुडेज न्यू इम्प्रोवाइजेशन. आप लोगों का चेहरा मैं देख रहा हूँ सबका, एंड देख रहा हूँ कि भाई आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो. तो खास करके हित को, ताकि वो सो नहीं जाए. बराबर में प्रथम हरि पुण्य. ओके, नाउ विल कंटिन्यू फर्दर. सी, ये टॉपिक पढ़ने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे आगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. अच्छा, बाय द वे, ग्रेटर द नंबर ऑफ एप सेंटर्स, जितने एप सेंटर्स ज्यादा है, ग्रेटर इज द इंटेंसिटी ऑफ द कलर. कलर की इंटेंसिटी उतनी बढ़ जाती है. ये हमने सीखा हुआ. लास्ट टाइम मैंने ये पॉइंट डिस्कस नहीं किया था, लेकिन अभी डिस्कस कर रहा हूँ. तो जितना आपके पास एप सेंटर ज्यादा है, जितने आपके पास एप सेंटर ज्यादा है, मेरे पास दूसरा गैजेट. ओके ओके. देन दिस आर फाउंड इन क्रिस्टल. नॉर्मली आयनिक क्रिस्टल के अंदर आपको ये डिफेक्ट देखने को मिलती है, जहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट होती है. ये भी हमने डिस्कस किया था. आगे बढ़ते एंड नई एक हम देखते हैं डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू द इंटरस्टिशियल केटायन. ये ध्यान से समझते हैं, अब तक हमने ये सीखा नहीं हुआ है. लेट्स स्टडी दैट. ये सेकंड है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. It may occur if an extra positive ion is present in an interstitial site. Can you see in this diagram में आपको दिख रहा है? डायग्राम में कैन यू सी, यहाँ पे केटायन बीच में एक्स्ट्रा केटायन है. अगर एक्स्ट्रा केटायन आपको दिख रहा है, देन एक मिनट, एक्स्ट्रा केटायन दिख रहा है. It may occur if an extra positive ion is present in an interstitial site. Interstitial site पे extra positive ion होने की वजह से आपको मेटल एक्सिस डिफेक्ट है. मेटल एक्सिस डिफेक्ट है. जो लास्ट मेटल एक्सिस डिफेक्ट हमने देखी, उसमें मेटल एक्स्ट्रा जरूर था, बट वहां पे वो इंटरस्टिशियल पोजीशन पे नहीं था, वहां पे खाली जगह थी. यहाँ पे एक्स्ट्रा केटायन प्रेजेंट है बीच में, एंड न्यूट्रलिटी फिर भी मेंटेन रहेगी, बिकॉज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होगा. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी है एंड आपको केटायन भी देखने को मिलता है. तो दोनों चीज, दैट्स व्हाई ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है. एंड यहाँ पे क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट देखने को हमें मिल रही है. बराबर चेक करें. एंड वी आर सीइंग डिफेक्ट ओवर हियर.
आगे हम कंटिन्यू करते हैं। These type of defects are exhibited by the crystals which are likely to exhibit Frankel defects जहाँ पे होती है वहाँ पे नॉर्मली ये देखने को मिलता है। फॉर एन एग्जाम्पल येलो कलर ऑफ ZnS, जिंक सल्फाइड के अंदर आपको येलो कलर देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। मैं आपको और एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। सपोज आपके पास जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड को अगर आप हीट करते हो, हीट करने से क्या होगा, यहाँ पे Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा प्लस हाफ O2। ऑक्सीजन गैस जो है वो जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में से बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन इज आउट। बट Zn2 प्लस जो एक्स्ट्रा है वो इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आपको दिखेगा, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भी आपको इंटरस्टिशियल पोजीशन पे दिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी दिख रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट जो बोलते हैं उसमें बोलते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट। इसमें एनायन कम हो गए, मेटल ज्यादा है। मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू द पॉजिटिव एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस दे आर प्रेजेंट इन एन इंटरस्टिशियल साइट। बराबर है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है जो मैं ये बता रहा हूँ कि नहीं समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लिखिए यस, अदरवाइज लिखिए नो। Great. You people are doing good. बढ़िया है, अच्छी बात है। चलो आगे पढ़ाई करते हैं। The next one which we need to see. Now the next one जो हमारे पास है वो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। देखो हम तीन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट देख रहे हैं। पहली दो थी वो मेटल एक्सिस डिफेक्ट थी, और पहली वाली में मेटल एक्सिस डिफेक्ट में जो हमने देखा था वहां पे एनायन की वैकेंसी थी। दूसरे में मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू द इंटरस्टिशियल केटायन। तीसरे में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है ड्यू टू केटायनिक वैकेंसी। आप यहाँ पे क्रिस्टल में देखो तो पता चलेगा, क्रिस्टल में देखो केटायन, एनायन, केटायन, एनायन, देन anion or cation missing है। You can see here the cation is missing. Can you see that? आपको दिख रहा है cation missing है। So metal deficiency defect देखने वाले हैं जिसके अंदर आपको cation vacancy की defect देखने को मिल रही है। The non-stoichiometric compound may have metal deficiency due to the absence of a metal from its lattice site. But तो फिर न्यूट्रल कैसे रहेगा? न्यूट्रल उस तरीके से रहेगा, चार्ज विल बी एडजस्टेड बाय एडजेसेंट आयन। अगर आप एडजेसेंट आयन देखते हो, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये वाला एडजेसेंट आयन देख रहे हो, इसके पर नॉर्मल केटायन से चार्ज ज्यादा है, बाकी सबके पास चार्ज +1 है, लेकिन ये वाले के पास अगर आप चार्ज देखते हो तो इसके पास चार्ज जो है वो +2 है। कैन यू सी दैट? सो ओवरऑल वो न्यूट्रल रहेगा, ओवरऑल जो रहने वाला है। So here they are saying the charge is balanced by an adjacent ion having higher positive charge. Adjacent ion में आपको higher positive charge देखने को मिलता है। बराबर जी कि नहीं? आपको दिख रहा है वहां पे? So because of that, overall आपको डिफेक्ट जरूर है लेकिन ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन हुई है। And example, this type of defect is generally shown by the compounds having transition metals. ट्रांजिशन मेटल्स भी देखने वाला है आज। इनफैक्ट मैं इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी कराने वाला हूँ। शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था कि FeO, Fe2O3 नॉर्मली ये क्रिस्टल होना चाहिए, फिर भी आपको मिलेगा Fe.98। तो ये ट्रांजिशन मेटल का आपके पास क्रिस्टल है, आयरन का क्रिस्टल है, निकल के क्रिस्टल के अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है। इसका भी आज मैं एक न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ, तो वो देखेंगे। बराबर है कि नहीं? तो ये तीन टाइप की नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हमने देख ली। डिफेक्ट्स का पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। मुझे 2 न्यूमेरिकल करवाना है, लेकिन उससे पहले 2 छोटी थियरी भी करवा देता हूँ जो अलग है, डिफेक्ट नहीं है, वो खत्म कर देते हैं। क्या आप लोगों को डिफेक्ट समझ में आई? डिफेक्ट समझ में आई तो आप लिखोगे अंडरस्टूड, अदरवाइज लिखोगे नो, अदरवाइज लिखोगे नो।
वेरी गुड. गुड. किसी को समझ में नहीं आया तो आप रेज योर हैंड. आंगी आप कहाँ गुम हो गई हो? आयुषा आप ओके हाजिर हो यहीं पे. ओके. ऑल ऑफ यू आर स्टडिंग प्रॉपर्ली. प्रथम सा ने अच्छा आयुषा ने सबमिट बचपन टू ओके. पलक पारेख इज री एडमिटेड. चलो उसको एडमिट कर दिया वापस. एडमिट लेके गुड. यस पेन से खेल रहा है उसको बहुत बोरिंग लग रहा है. यस. हाय अमन मंसूरी. ओके हर्षराज तूने वीडियो चालू नहीं किया है. प्लीज डू दैट so I can see you guys. Okay guys, we'll continue further. अभी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है एक छोटी सी शॉर्ट नोट है. मुझे दो न्यूमेरिकल उसके बेस पे आपको करवाना है. स्टोइकियोमेट्रिक टिपिक्स मैंने आपको समझाई, आप लोगों को समझ में आई, बहुत अच्छी बात है. We'll continue further. And here, what is magnetic properties? Let me explain you. See, already हम magnetic properties last year 11th standard में पढ़ाई कर चुके थे chemical bonding के अंदर. Magnetic properties में तीन टाइप के magnetic properties हम सीख चुके थे. Diamagnetic, paramagnetic and diamagnetic. अच्छा दो टाइप की सीखे थे, तीन टाइप की नहीं. Diamagnetic and paramagnetic. Let me explain you what is diamagnetic. Diamagnetic अगर हम देखते हैं तो normally diamagnetic substance are those substances which are repelled weakly in a magnetic field. उसको हम बोलेंगे diamagnetic. Normally such solids have only paired electrons. उसके पास हमेशा क्या रहने वाला है? paired electrons रहेगा. उसका मैग्नेटिक अलाइनमेंट के बारे में डिटेल में बात नहीं करना है. एग्जांपल है आपके पास बेंजीन, NaCl, TiO2, V2O5 etc. and normally they are used as insulators. They are good insulators. ये पहली चीज. सेकेंड थिंग बात करेंगे पैरामैग्नेटिक के बारे में. दे हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. दे आर वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड दे कैन नॉट बी परमानेंटली मैग्नेटाइज. उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक. और यहाँ पे अगर उसके डाइपोल मोमेंट देखो, सिंस दे हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? एक डाइपोल मोमेंट होता है. उनका क्या होता है? एक डाइपोल मोमेंट होता है. बट ये डाइपोल मोमेंट्स जो होते हैं because it is a charged particle. Unpaired electron क्या है? Charged particle. And every charged particle when it is in motion, it produces magnetic momentum. और उसका डाइपोल मोमेंट होता है, मतलब नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन जो हम बोलते हैं ना, वैसा डाइपोल मोमेंट होता है. और अगर अनपेड है ना, तो नॉर्मली ये डाइपोल मोमेंट्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं. Since they are randomly oriented, so they cannot be permanently magnetized. उसका permanently you cannot do the magnetism. Okay? Examples दिया है O2, vanadium oxide, copper oxide, TiO. And normally उसका utility कहाँ पे? तो electronic devices के अंदर करते हैं. हमें थोड़ी थोड़ी इसके बारे में information पता होनी चाहिए. 1 मार्क का क्वेश्चन हमें पूछते हैं, ज्यादा नहीं पूछते. तो पहले दो तो हमें ज्यादा पता था, पहले दो के बारे में ज्यादा हमें सीखना नहीं है. डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक ये हमें पता है, इसके बारे में डिटेल में हमें सीखना नहीं है. इतना ही सीखना है, इससे ज्यादा नहीं सीखना. फेरोमैग्नेटिक. फेरोमैग्नेटिक अभी जो मैं तीन सिखाने वाला हूँ जरा ध्यान से समझना. फेरो, एंटी फेरो एंड फेरी. ये तीनों पैरामैग्नेटिक ही है. तीनों के तीनों पैरा है, बट स्पेशल पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं. वो स्पेशल पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी रखते हैं वो जरा समझते हैं. तो वन बाय वन. फेरोमैग्नेटिक, they have unpaired electrons because पैरा तो है, but they are strongly attracted in magnetic field. यहाँ पे ऊपर वाले में क्या था? वीकली अट्रैक्टेड मैग्नेटिक फील्ड. उसका रीजन क्या है? रीजन ये था कि अगर उसके मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो होते हैं रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं, देन इट इज पैरा. बट अगर उसके जो डाइपोल मूवमेंट्स है वो सबके सब रेंडमली ओरिएंटेड नहीं है, बट एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड है. कैन यू सी दैट? मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया उसको ब्लैक कलर से, किया लाइट ब्लैक कलर से. बट दे कैन बी, अगर एक ही डायरेक्शन में है तो जैसे ही आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, दे गेट अट्रैक्टेड एंड दे स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड में दे आर
strongly attracted. So such solids can be permanently magnetized. आप उसको permanently magnetize कर सकते हो. एंड अगर आप उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर हीट करते हो, उसको आप हीटिंग थेरेपी देते हो, हीटिंग टू ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिसको हम बोलते हैं क्यूरी पॉइंट. क्यूरी पॉइंट तक अगर आप उसको हीट करते हो, देन दिस सॉलिड्स कैन बी चेंज टू पैरामैग्नेटिक. वो कन्वर्ट हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक के अंदर, मतलब ऊपर वाले की तरह कन्वर्ट हो जाएंगे. वो समझ में आ रहा है आपको? फॉर एन एग्जांपल, आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, क्रोमियम डाइऑक्साइड है. इनफैक्ट क्रोमियम डाइऑक्साइड तो ऐसा एक सब्सटेंस है जिसको हम पुराने जमाने के जो कैसेट्स नहीं आते थे वॉकमैन के अंदर, वीसीआर के अंदर, तो उसके कैसेट्स के जो टेप्स होते थे वो क्रोमियम डाइऑक्साइड से बनते थे. आपको समझ में आ रहा है? आपको क्या ये पहली 3 प्रॉपर्टी समझ में आई? समझ में आई तो आप लिखोगे यस, अदरवाइज लिखोगे नो. ओके, गुड. अभी प्रीत पटेल, आपने एक क्वेश्चन मुझे लास्ट टॉपिक का पूछा था, मेरा ध्यान नहीं गया था. आपने पूछा था कि मेटल डेफिशिएंसी ऑफ एनायन हो सकता है. याद रखना, अगर मेटल की डेफिशिएंसी है तो केटायन में ही होगी. क्यों? क्योंकि मेटल इज ऑलवेज केटायन. मेटल कैन नेवर बी एन एनायन. मेटल कैन नेवर बी एन एनायन. तो इसलिए एनायन की डेफिशिएंसी जरूर होती है, लेकिन हमारी स्टडी में नहीं है. एनायन की डेफिशिएंसी हो सकती है. मैं एक डेफिशिएंसी पढ़ाना भूल गया, वो भी मैं पढ़ाता हूँ. ओके, सो मेटल हैज टू बी केटायन. प्रीत, हैव यू अंडरस्टूड दैट? डिड यू गेट दैट? तूने जो मुझे क्वेश्चन पूछा था, मैंने अभी चैट बॉक्स में अभी देखा. प्रीत, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. ओके, we'll continue further. एंड मैं ये सब चीजें निकालता हूँ. मैंने पहले 3 सिखाया. देन हम सीखने वाले हैं एंटी फेरो मैग्नेटिक. एंटी फेरो मैग्नेटिक में क्या, ये भी स्पेशल पैरामैग्नेटिक ही है, लेकिन इसके अंदर फर्क क्या है कि इसके अंदर जो डाइपोल मूवमेंट है उस तरीके से अरेंज किया गया है कि वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, जितने वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है. In this solid changes, electron align themselves in such a way that resultant magnetic momentum is zero. That's why वो फेरोमैग्नेटिज्म के ऑपोजिट में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंटी फेरोमैग्नेटिज्म. फॉर एन एग्जांपल, Cr2O3, cobalt oxide, COO3F4, Fe2O3, MnO, MnO2, and normally they are used in इंस्ट्रूमेंट्स लाइक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेजर करने के लिए करते हैं. ससेप्टिबिलिटी मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने के लिए होता है. बहुत डिटेल में मैं नहीं सिखा रहा हूँ, एक छोटा सा पॉइंट है, उसको याद रखना है. बराबर है कि नहीं? एंड सिमिलरली द लास्ट टॉपिक की बात करेंगे इसमें. इसकी लास्ट टॉपिक फेरी मैग्नेटिक. अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अलाइन themselves in such a way that there is a net magnetic momentum. ओके, अभी ये फेरी मैग्नेटिक है ना, उसमें भी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स डाइपोल मोमेंट्स देखेंगे, बट वो इक्वल अमाउंट में नहीं है. कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? यहाँ पे टोटल जीरो नहीं हो रहा है. जो ऊपर के केस में था वैसा यहाँ के केस में नहीं है. इफ यू सी केयरफुली अबव केस, इन दोनों कंपेयर करते हो ऊपर नीचे कर, ऊपर इक्वल एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, नीचे एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे. सो देयर इज ए नेट मैग्नेटिक मोमेंटम मिलेगा आपको. बराबर है कि नहीं? आर यू गेटिंग दैट? सो एग्जांपल दिया गया Fe3O4 या तो फेराइट्स, Fe3O4 या तो फेराइट्स. दैट्स एन एग्जांपल. यहाँ पे कुछ भी हमें नहीं दिया गया, उसकी एप्लीकेशन के बारे में कुछ नहीं बताया गया. क्या आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझ में आई? देन यस बोलो.
बराबर है। अभी एक टॉपिक और बाकी है, एक डिफेक्ट मैं भूल गया, वो मुझे पढ़ाना है। तो चलो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ा लेता हूँ। एंड दो न्यूमेरिकल करेंगे, आधा घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने बोला था 1 घंटे में खत्म करूंगा, आधा घंटा हुआ, आधा घंटा बाकी है। सो विल कंटिन्यू फॉर। तो इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन विल गो टू मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंट ना, एक प्रॉपर्टी बाकी है। अच्छा ये वाले नहीं है हमारे पास, ठीक है। अच्छा मैंने आपको नोट्स में ये दिया होगा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल्स, ये वाली नहीं है हमारे सिलेबस में। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, डोंट वरी। बराबर है कि नहीं ना? आगे कंटिन्यू करेंगे हम। तो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वो मैं चैंपियन में चला जाता हूँ। चैंपियन में जाने से पहले चलो पहले दो न्यूमेरिकल। दो ही मिनट, मुझे दो सॉफ्टवेयर और, हाँ आई वांटेड टू राइट डाउन दिस क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन लिखोगे पहले, एंड देन मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ आगे क्या करना चाहिए। राइट डाउन द क्वेश्चन प्लीज ऑल ऑफ यू। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, 1.16, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा। किसी का बाकी है तो मुझे बोलो वेट, अदर्स में कंटिन्यू कर रहा हूँ। हैव यू रिटन इट? ओके वेदांत आई एम वेटिंग फॉर यू। प्रथम आई एम वेटिंग फॉर यू। हो जाए तो डन बोल देना। ओके वेदांत का हो गया। तो प्रथम आपका हो जाए तो डन बोल देना बेटा। I am waiting for you. Even all of us, we are waiting for you. प्रथम क्या कर रहा है? अभी तक नहीं लिखा क्वेश्चन। ओके नाउ जरा ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है। उन्होंने ये बताया, एनालिसिस शोज दैट द निकल ऑक्साइड हैज द फॉर्मूला Ni.98 to 1 Ni.98 to O1. What fraction of nickel exists as Ni2 plus Ni3 plus ion? देखो ये है जो मैं आपको बता रहा था। सपोज आपके पास एक क्रिस्टल है जिसमें क्रिस्टल के अंदर होता है Na2 प्लस देन O-2, Na2 प्लस देन O-2। लेट्स से कि यहाँ पे एक Na2 प्लस की वैकेंसी है, O-2 Na2 प्लस, एंड यहाँ पे Na2 प्लस की जगह पे आपके पास है Na3 प्लस O-2 Na2 प्लस लाइक दैट। तो क्या होगा, कहीं क्रिस्टल के अंदर खाली Ni2 प्लस के केटायन नहीं है, आपके पास Ni2 प्लस Na3 प्लस के केटायन का मिक्सचर है। When you have a mixture, then this type of defect आपको देखने को मिलती है, एंड स्टिल फिर भी वो ओवरऑल न्यूट्रल है। और तब ऐसा फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है जहाँ पे फॉर्मूला है आपके पास Ni.98 O1। तो हमें पूछा गया है कि कितना इसके अंदर कितना फ्रैक्शन Ni2 प्लस था एंड कितना फ्रैक्शन Ni3 प्लस था।
क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? समझ में आया तो लिखिए यस, अदरवाइज लिखिए नो। फिर वो मैं समझा रहा हूँ, ऑक्सीजन पॉइंट 98 नहीं है, खाली NI है। यहाँ पे NiO नहीं है, खाली NI है। वो गलती से लिख रहा हूँ, उनका क्वेश्चन में गलत है। Ni.98O100G। ठीक है ना, जरा ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें निकाल देता हूँ। Here in Ni.98O1 we have mixture of Ni2 plus and Ni3 plus as cation। बराबर, हमारे पास इन दोनों का मिक्सचर है, ये तो हमें पता है। नाउ टोटल नंबर ऑफ Ni2 plus and Ni3 plus का जो मिक्सचर है, लेट अस टेक इट 0.98, बिकॉज उन्होंने यहाँ पे 0.98 बताया हुआ है, तो इन दोनों का मिक्सचर हमने ले लिया कि इन दोनों का आयन मिला के 0.98। सपोज नंबर ऑफ Ni2 plus आपके पास x है, देन नंबर ऑफ Ni3 plus ऑब्वियस है 0.98 माइनस x होगा, करेक्ट। ये पहला पॉइंट है। अनदर पॉइंट, सिंस Ni 0.98O is a neutral compound, वो कौन सा कंपाउंड है? It is a neutral compound. Since it is a neutral compound, total charge on cation, cation का मतलब mixture of Ni2 plus and Ni3 plus दोनों का मिला के चार्ज +2 होना चाहिए, बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है और ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन के एनायन के ऊपर अगर चार्ज जो रहता है, यहाँ पे जो एनायन दिया था O, उसके ऊपर अगर -2 चार्ज है, देन केटायन के ऊपर चार्ज जो होना चाहिए इट शुड बी +2, इट शुड बी +2। केटायन मिक्सचर था तो मिक्सचर का पूरे का चार्ज होना चाहिए +2, करेक्ट और नॉट? सो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं एंड आगे लिखते हैं therefore charge on Ni2 plus charge on Ni3 plus should be equals to +2। अभी आपके पास Ni2 plus के जो नंबर ले रखे थे हमने, वो x ले रखे थे। एक Ni2 plus के ऊपर 2 चार्ज होता है, तो x नंबर के ऊपर चार्ज हो जाएगा 2x, एंड एक Ni3 plus, हमने Ni3 plus का नंबर ले रखा है 0.98 माइनस x, सो 0.98 माइनस x का चार्ज होगा मल्टीप्लाइड बाय 3, बिकॉज वो Ni3 plus का केटायन है। इट शुड बी इक्वल्स टू +2, बराबर 6। तो इसको एक्सपांड करेंगे हम, तो ये होगा 2x plus 3, 0.98 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24, 2 कैरी हो 3 27 29, 2.94 माइनस 3x इक्वल्स टू 2। अगर इसको आप सोल्व करते हो, देन x की वैल्यू मिलती है 0.94।
इसका मतलब ये हुआ therefore number of Ni2 plus आपको मिल गए that was equal to x, आपको मिले 0.94 and number of Ni3 plus आपको मिल गए वो था 0.98 minus x, तो वो मिलेगा 0.98 minus 0.94 that is equals to 0.04 बराबर छे। बट आपको ये नहीं पूछा है, आपको पूछा है फ्रैक्शन। इफ यू सी द क्वेश्चन में ध्यान से, तो उन्होंने पूछा हुआ है कितना फ्रैक्शन है, नंबर नहीं फाइंड करना है। हमने तो क्या फाइंड कर लिया, नंबर। सो देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे लिखूं फ्रैक्शन ऑफ Ni2 प्लस, तो नंबर ऑफ Ni2 प्लस 0.94 था। टोटल आपके पास Ni2 प्लस और Ni3 प्लस का 0.98। सो आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है तो 0.94 बाई 0.98 करना पड़े। कितना आया बताओ मुझे ये आंसर। कैन यू गेट मी दिस आंसर प्लीज। 0.94 बाई 0.98। प्लीज गेट मी द आंसर। 0.959 ये इसका फ्रैक्शन मिला। सिमिलरली फ्रैक्शन ऑफ Ni3 प्लस आपके पास था 0.04 डिवाइडेड बाय 0.98। कैन यू गेट मी दिस फ्रैक्शन प्लीज। वो मिलेगा 0.408। ये मिल गया आपको आंसर। कैन यू राइट डाउन। किसी को समझ में नहीं आया तो लिखो नो। कितने लोग को समझ में आया, जिनको समझ में आया वो लिखेंगे समझ में आया। ये वेरी इंपॉर्टेंट समय बहुत बार पूछा गया है। पहली बार जब आईआईटी में पूछा गया था 0.0408, बेटा 0.0408 कैसे आएगा। उनने टोटल चार्ज 2 इसलिए लिया कि 2 मिनट रुक में समझाता हूँ बेटा, सबको लिखने दें। ठीक है, मैंने वो चेंज कर दिया। आप लिख लो, पुण्य लिख ले, मैं समझाता हूँ, पहले लिख लो, लिखने के बाद डन बोलना। केली मैं समझाता हूँ बेटा, वापस समझाऊंगा, डोंट वरी, पहले लिख लो ये सब, फिर समझाता हूँ, आप दोनों को समझाता हूँ। लेट एवरीवन राइट इट। प्रीत में आपका भी क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। लेट एवरीवन राइट इट। किसी का बाकी है?
चलो जल्दी लिखो बेटा, इनका भी बाकी है। हिट सो गया है वापस। हिट कैमरा चालू कर। कर्तव्य कैमरा चालू कर। हसराज पुटोनिया कैमरा। मारिया कैमरा चालू रखो। रजा लखानी, ऐसा, हिमानी। हाँ सो जाते हो सब लोग। हाँ देखो, हिट देखो, जाग के सोया नहीं लग रहा है उसके चेहरे से। हाँ ये सोने जा रहा है। ओके गाइस, देखो पहले तीन तीन चीजें यहाँ पे थी। ठीक है कोई बात नहीं। એ અમે લોકો હિટ જમે છું મતલબ શું છે? અહીંયા અમે લેક્ચર લઈ રહ્યા છીએ ભૂખ્યા પેટે ને બધા લોકો લેક્ચર અટેન્ડ કરી રહ્યા છે ભૂખ્યા પેટે ને હું જમું છું। हित व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तो अकेला कैसे खाना खा सकता है? सब लोग पढ़ाई कर रहे हो तो खाना खाने बैठ गया? बेशरम। શું આવી જાઓ બધા। ओके ना, मुझे आंसर देना था। पहले तो मुझे प्रीत को माइक पे लेने दो। हाँ प्रीत बोल बेटा। सर ये मिक्सचर दिया होगा Na+2 और Na+3, सपोज कोई दूसरा कंपाउंड हुआ नहीं देखो, हमारे सिलेबस में +2+3 वाला ही मिक्सचर है। एक निकल वाला क्वेश्चन पूछते हैं और एक आयरन वाला क्वेश्चन पूछते हैं। सब लोग सुनो, ये जो तीन क्वेश्चन में इनके जो आंसर दे रहा हूँ तीनों इंपॉर्टेंट है, बराबर है। तो एक Na2+ वाला होगा, एक Na3+ वाला होगा एंड दूसरा Fe2+ Fe3+ वाला होगा। मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रहा हूँ जिसमें हम Fe2+ Fe3+ करेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन, ओके प्रीत? हाँ सर हाँ। Okay, now let me put, I think so Kelly and Punya has doubt. Let me first take Punya का doubt करना तो बाद में Kenny को ले लेता हूँ। Kelly को इनफैक्ट। हाँ पुण्य बेटा, तेरा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ हो गया, चलो बोल पुण्य। माझे टोटल चार्ज +2 क्यों ली थी? अब +2 मैंने यहाँ पे चार्ज क्यों लिया वो समझा देता हूँ। पहले तो ये कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल है। कहाँ है पुण्य? पुण्य को देखा था, तूने कैमरा चालू रखा है? हाँ ये रख दिया। सो रहा है तो सोते क्वेश्चन पूछ रहा है, शर्म नहीं आती है? हाँ अभी अभी दिख रहा है। ओके नाउ पुण्य, इसके अंदर ऐसा है कि सबसे पहले तो देखो ये जो कंपाउंड है ये उसका फॉर्मूला देखो, इट इज Ni.98 ऑक्सीजन 1। मतलब यहाँ पे केटाइन का मिक्सचर है लेकिन एनाइन का मिक्सचर नहीं है। एनाइन तो सिंगल ओ ही है। कैन यू सी दैट? एनाइन ओ है। अच्छा ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है पुण्य? हाँ सर। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 2। ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है बेटा? +2 -2 -5 -3 +6 क्या होता है? -2 ही होता होगा। हाँ ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है। ऑक्सीजन हैज ए वैलेंसी ऑफ -2। अगर ऑक्सीजन का चार्ज -2 है और ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है तो केटाइन पे चार्ज कितना होना चाहिए? +2। हाँ इसीलिए दोनों केटाइन का कंबाइंड मिक्सचर का चार्ज कितना लिया मैंने? +2। मैंने लिखा सिंस दिस कंपाउंड इज ए न्यूट्रल कंपाउंड। हाँ। सो ऑक्सीजन बीइंग नेगेटिव -2, उस टाइम पे मैं बोला था, शायद तूने सुना नहीं, तो इसीलिए इसके ऊपर चार्ज कितना बन गया आपके पास? +2। बराबर है पुण्य? समझ में आया आपको +2 वाला पॉइंट? हाँ या ना? गुड बॉय। ओके नाउ लेट मी टेक केली ऑन 9 एंड उसका डाउट भी सोल्व करा। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफी सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता, सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है ये, और तो मैं समझा देता हूँ। केली आपका माइक चालू है। केली आप बताइए मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम है बेटा आपको? सर 2x + 3 वाला। अच्छा मैं समझा देता हूँ। अच्छा मुझे बता, सपोज मेरे पास Na2+ के 5 केटाइन होते तो टोटल चार्ज कितना मिलता मुझे?
Na2+ के 5 केटायन। 2 मिनट क्वेश्चन के बारे में भूल जा, मैं जो क्वेश्चन मतलब यहाँ पे जो न्यूमेरिकल उसको भूल जा 2 मिनट के लिए। मैं तुझे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका मुझे जवाब दे। सपोज निकल 2+ वाले आपके पास 5 होते तो टोटल चार्ज केटायन का कितना हो जाता? पता नहीं चल रहा है। चलो मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, एक पेप्सी की कीमत 10 रुपया है, 5 पेप्सी तो कितने की कीमत होगी? 50, ओके, एंड 7 पेप्सी होती तो 70. वेरी सिंपल, एक पेप्सी की कीमत मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ पेप्सीज यू आर डूइंग दैट, एम आई राइट? Yes. इतना ही सिंपल है। 1 Na2+ has charge of +2, am I right or wrong? Yes. If you have 5 Na2+, then how much charge will be? 5 into +2, am I right? Yes. अगर आपके पास 7 होता तो क्या करते हैं? 7 into +2, am I right? Yes. अगर आपके पास X केटायन से Na2+ के तो उसके पर चार्ज कितना होता? 2x. मैंने वही तो किया बेटा। आपके पास मिक्सचर है Na2+ का, Na2+ का नंबर हमने एज्यूम किया था शुरुआत में ही कि लेट Na2+ बी, can you say suppose number of Na2+ equal to X, so charge on Na2+ कितना हो जाएगा? 2x. And similarly let the number of Na3+ कितने थे आपके पास? 0.98. 0.98 minus X, तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा? 3 into 0.98 minus X, करेक्ट और नॉट? हाँ. अभी टोटल इन सबका चार्ज मिलके कितना होना चाहिए था? अभी पुण्य को मैंने समझाया, +2. so that is equal to +2. I think so I have answered your question. पक्का समझ में आया ना अभी? हाँ. बराबर इस तरीके से करना है। गाइस आपको समझ में आया? समझ में आया तो आप खाली मुंडी हिलाओ। हाँ अमन गुटा वाला, मैं तेरी मुंडी हिलती देख रहा हूँ। हाँ हित की सबसे ज्यादा, खाते खाते मुंडी हिला रहा है। कर्तव्य सो गया, कर्तव्य ये लिटरली सो रहा है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ए कर्तव्य, उसकी आंखें देखो, चल खड़ा हो जा, मुंह पे पानी मार के आ। हाँ देखो, इसलिए कैमरा ऑन करना जरूरी है, लोग सो जाते हैं। हाउ डेयर यू, मेरे बच्चे देख रहे हैं तुझे। कर्तव्य तेरी इज्जत गिर गई, देखो हंस रहे तेरे पे। they are watching my lecture। यहाँ जाग रहा है, सो रहा था, लोगों ने देखा तुझे सोते हुए। चलो गाइस लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी सोते हुए बंदे को उठाना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन हमारा काम ही है, क्या करें। अगर उठाएंगे नहीं तो प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले ये हटा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन, एंड देन इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में कहीं पे नहीं दिया, मैंने पढ़ाया हुआ किसी तो मुझे वो याद है। ऐसा कुछ है, for a compound FeXO, if we have one Fe3 cation for every 3 Fe2 plus cation, then find value of X, then find value of X। आपने ये क्वेश्चन लिखा, पहले क्वेश्चन लिखो। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करना मैं समझाता हूँ आपको। बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको सोल्व करने का। हम लोग करेंगे क्या, जैसे मैंने लास्ट सम करवाया ना वैसे ही इसको करेंगे।
एक ही मिनट हो, ये क्वेश्चन मुझे याद है, इसका सॉल्यूशन मैं भूल गया कैसे करना है। 2 मिनट। Here, total number of cation is 4. If we take, let's say, total number of cation Fe2 plus K और Fe3 plus K लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ केटायन आपके पास 4 मिल रहा है। आपके पास कितना मिल रहा है? 4. Therefore, average charge on one cation equals to, क्योंकि देखो उन्होंने ये स्टेटमेंट दे रखा है हमें कि 1 Fe3 plus cation for every 3 Fe2 plus cation। मतलब क्या होता है कि अगर आप 3 Fe2 plus के cation लेते हो तो 1 Fe2 plus 1 उसमें से, सॉरी माफ करता हूँ, वापस रिपीट करता हूँ। अगर 3 Fe2 plus के लेते हो तो उसके बाद एक आपको Fe3 plus का आएगा। क्रिस्टल के अंदर ऐसे होगा Fe2 plus, Fe2 plus, Fe2 plus, देन 1 आ जाएगा Fe3 plus, वापस Fe2 plus, Fe2 plus, Fe2 plus, and then 1 आ जाएगा Fe3 plus. Are you getting that? So after every 3 Fe2 plus, you get 1 Fe3 plus. बराबर चेक कि नहीं? समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? मैं जो यहाँ पे सेंटेंस बता रहा हूँ। हाँ प्रथम बोल बेटा। सर आपने वो लिखा ना कि 3 Fe2 plus। Say it louder. I can't hear you. प्रथम। हाँ सर। आप बोल बेटा। हाँ सर वो आपने लिखा ना 3 Fe2 plus। हाँ प्लस 1 Fe3 प्लस, वो हर तीसरे में एक चार्ज आता है। हर तीसरे में एक चार्ज आता है Fe3 प्लस का Fe2 प्लस में। नहीं ऐसा नहीं है, ये मिक्सचर है। Fe2 प्लस के टाइम्स अलग है, Fe और Fe3 प्लस का भी अलग है। देयर आर डिफरेंट के टाइम्स, लेकिन उसका मिक्सचर है। 3 Fe2 प्लस के होते तब जाके आपको एक Fe3 प्लस मिलता है। जैसे कि सपोज आप लेट्स से कोल्ड ड्रिंक खरीदने जाते हो और मिक्सचर मिलता है स्प्राइट एंड कोका कोला का। 3 स्प्राइट जब लेते हो तो एक कोका कोला मिल रही है, 3 स्प्राइट एक कोका कोला। ऐसा ही है यहाँ पे, 3 Fe2 प्लस तब एक Fe3 प्लस है, 3 Fe2 प्लस तब क्या है एक Fe3 प्लस। इस तरीके से रिपीट हो रहा है वो। बराबर है? ये समझ में आ रहा है आपको अभी? बराबर है। सो मैं अगर मैं एवरेज 4 आयन लेता हूं तो 4 आयन के अंदर 3 आयन Fe2 प्लस के होंगे और एक आयन Fe3 प्लस का होगा। सो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ केटायन Fe2 प्लस और Fe3 प्लस के लेट से तो मैंने 4 ले लिया एंड मुझे चार्ज निकालना है। आपके पास 4 केटायन है, उसमें से 3 Fe2 प्लस के हैं और एक Fe3 प्लस का है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा मालूम है? अगर मुझे चार्ज लेना है देन चार्ज विल बी इक्वल टू, सपोज एवरेज चार्ज निकालना है तो चार्ज इस तरीके से आएगा 3 Fe2 प्लस का चार्ज और 1 Fe3 प्लस का चार्ज डिवाइडेड बाय 4 अगर एवरेज चार्ज निकालना है। मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ, ध्यान से देखना। जिसकी मैं बात कर रहा था स्प्राइट एंड कोका कोला। सपोज हमने ये 4 बोतल खरीदी, टोटल बोतल 4 है। स्प्राइट 15 रुपये वाली खरीदी है, कोका कोला हमने 20 रुपये वाली खरीदी है और स्प्राइट खरीदी है 3। सो एवरेज पर बोतल मैंने कितना पैसा दिया? टोटल पैसा हमने दे रखा है 3 × 15 फॉर स्प्राइट, 120 फॉर कोका कोला। टोटल अगर आपको पर बोतल प्राइस निकालना है रिगार्डलेस ऑफ स्प्राइट या कोका कोला तो आपको ये करना पड़ेगा 45 + 20 65/4 and that will become I think so 16.25 अगर आप देखते हो तो। बराबर है कि नहीं? आपको ये समझ में आया? कोका कोला एंड स्प्राइट का एग्जांपल सबको मैं पूछ रहा हूँ, समझ में आया तो मुझे यस लिखिए। ये जो मैंने करके बताया, किसी को भी समझ में नहीं आया तो नो लिखना।
ओके आई एम रीडिंग. ओके ऑल ऑफ यू आर राइटिंग यस. किसी ने भी नो लिखा है तो मुझे पता. ओके ऑलमोस्ट 31 ईयर्स आगे. ओके तो वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. सी व्हाट एम आई डूइंग. एवरेज चार्ज ऑन वन केटाइन आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट. जैसे हमने एवरेज प्राइस पर बोतल फाइंड की वैसे एवरेज चार्ज फाइंड करेंगे. तो एवरेज चार्ज मिलेगा 3 into 2 plus 3 divided by 4. So that will be 9 by 4. That will be 9 by 4. Correct or not? आपको समझ में आ रहा है? ये सुनो. अच्छा अभी जरा ध्यान से देखना. मैं वापस कोका कोला वाले एग्जांपल पे चला जाता हूँ. लेट्स से कि हमने एक बंडल जब खरीदते ना, एक बैग या तो एक कार्टन, उसके अंदर ये 4 बोतल डाल रखी थी. 3 स्प्राइट की और एक कोका कोला की. ऐसे एक हमने बॉक्स बना दिया था. क्या बना? बैग नहीं मैं बोलता हूँ बॉक्स. एक बॉक्स के अंदर 3 स्प्राइट है, एक कोका कोला है. सपोज मैं ऐसे 5 बॉक्स खरीदता हूँ जिसके अंदर इसी तरीके से रिपीटेड है 5 बॉक्स. तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा? सो 16.25 मल्टीप्लाइड बाई 5. आपको समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ? क्योंकि एक इस तरीके से टोटल पैसा नहीं, एवरेज की बात कर रहा हूँ. सॉरी मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया आपको. कंफ्यूजन नहीं करूंगा. वेट 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 वेट. ये आपको एवरेज बोतल वाला समझ में आया था ना? बस उसको छोड़ के आगे बढ़ता हूँ. कोई कुछ और तरीके समझाता हूँ. वेट ए मिनट. इसको इरेज करूं ना? इरेज भी नहीं कर रहा. इसको भूल जाए जो लास्ट में बताया. आपको मैंने ये बताया था दैट एवरेज बोतल का प्राइस 16.25 है. एवरेज बोतल का प्राइस 16.25 है. सपोज मैंने 10 बोतल खरीद लिए. फॉरगेट अबाउट वो प्राइस स्प्राइट की है या कोका कोला की है, बट एवरेज बोतल का प्राइस 16.25 आ रहा है. सो अगर 10 बोतल खरीदूंगा तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा? आई जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई बाय 10. 162.5. एम आई राइट और रॉन्ग? अगर पर बोतल आपको कीमत मिल रही है 16.25 और मैं 10 बोतल खरीद रहा हूँ तो कितना हो जाएगा? 162.5. एम आई राइट और रॉन्ग? इफ राइट देन लिखिए राइट, रॉन्ग देन लिखिए रॉन्ग. नहीं समझ में आया तो लिखिए नो. एवरेज प्राइस की बात करें. ठीक है. ठीक है. किसी को नहीं समझ में आया तो नो लिखियो. मैं चैट बॉक्स को बंद कर रहा हूँ. किसी को नहीं समझ में आया? और कि सबको समझ में आया? मैं थोड़ी जगह बना देता हूँ. इसको हटा देता हूँ. बोटल्स की अभी जरूरत नहीं है मुझे. चैट बॉक्स में क्लास बात देख लेता हूँ कि किसी ने नो तो नहीं लिखा ना. तो नो लिखा है तो मैं उनको जवाब दे देता हूँ. ओके सबको समझ में आया. सी हमने क्या किया था? एवरेज केटायन का चार्ज फाइंड कर लिया था. आपके पास ना FeXO के अंदर नंबर ऑफ केटायन आपके पास X थे. देखो चार्ज ऑन X cation should have been 4 by 9x because average charge on one cation up, sorry 4 by 9x sorry 9 by 4x because average charge हमने निकाला था 9 by 4. एवरेज चार्ज कितना निकाला था? 9 by 4. तो एवरेज चार्ज ऑन X cation आपको कितना मिला? 9 by 4x. बट FeXO is a neutral compound. अगर वो न्यूट्रल कंपाउंड है then charge on X cation should have been equal to +2, but charge on X cation आपके पास मिला है 9 by 4x equals to 2. Therefore X equals to 4 by 9 into 2 which is equals to 8 by 9. ये आंसर मिला आपका X का. समझ में आया तो लिखिए अंडरस्टूड, बाकी लिखिए नो. ओके अमन कुटेवाला इज रेज्ड हैंड. बेटा मैं बता रहा हूँ. लेट मी सी फिल दैट चैट बॉक्स. बस आपको ऐसे लिख देना बेटा. 8 by 9 लिख देना. फ्रैक्शन में आंसर लिख दोगे चलेगा.
आपको क्वेश्चन लिखना है। मैं अमन पुट्टा वाले को माइक पे लेता हूँ। क्या हो गया? अमन पुट्टा, हाँ बेटा क्या हुआ था? सर आप होलसो हो गया था। भूल से हो गया, नो प्रॉब्लम। चलो चलो लिखो, चलो फटाफट लिख लो। लिखने के बाद डन बोलो। ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, लेकिन 2 साल पहले गुजरात बोर्ड की एक रेफरेंस बुक में हुआ करता था, इसलिए मैं करवाया है आपको। गुजरात बोर्ड की एक रेफरेंस बुक में हुआ करता था, आपको पूछ सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बराबर છે, विल कंटिन्यू फर्दर। नित्या आपका खाली फैन दिख रहा है। आयुष आपका कैमरा पे लाइट गिरे ऐसा नहीं देखना होता। आयुष ए शाह की बात कर रहा हूँ। ओके गाइस, चलो हम कंटिन्यू करेंगे। नाउ एक लास्ट छोटी छोटी 2 थियरी और एक न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट। पहली थियरी जो मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे सीखते हैं हम। यहाँ पे ये क्लियर करूंगा और मैं यहाँ से आऊंगा। एक क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का, वो मुझे करवाना है आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और उसके साथ थियरी भी करवा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे ये वाला टॉपिक मैंने करवाया नहीं है और टॉपिक भी करवा रहा हूँ, साथ साथ में उसके बेस पे न्यूमेरिकल भी करवा देता हूँ। यहाँ पे दो मिनट, मेरा ये सॉफ्टवेयर बंद हो गया। ओके, आ गया। ठीक है, ये एक पॉइंट और उसकी थियरी भी साथ में सीख ही लेते हैं। देखो, डिफेक्ट में एक डिफेक्ट पढ़ानी बाकी थी, वो डिफेक्ट में पढ़ा रहा हूँ। बाकी सब पढ़ा चुका हूँ मैं। एक छोटी सी डिफेक्ट, ये भी पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा चुका हूँ। हाँ, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स आपकी टेक्स्ट बुक में यहीं पे ओपन करके मैं पढ़ा रहा हूँ। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट ये मेरे नोट्स के अंदर नहीं है, प्लीज जरा इसको अच्छी तरीके से पढ़ना। एमटीजी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। व्हाट इज इम्प्यूरिटी डिफेक्ट? सपोज आपके पास मोल्टन NaCl है, तो ये वाला क्रिस्टल आपको दिख रहा है, जहां पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि आपको Na+Cl- Na+Cl- दिख रहा है। कैन यू सी दैट? यहाँ पे एक Na+ का आयन आ रहा है, देन Cl- का आ रहा है, देन वापस Na+ का है एंड Cl-। सपोज इसके अंदर हम इम्प्योरिटीज डालते हैं, हमारे पास कौन सी डिफेक्ट देखने को हमें देखनी है? इम्प्योरिटी। सपोज स्ट्रोंटियम डाइक्लोराइड SrCl2 को डालते हैं। इफ इन अ मोल्टन NaCl लिटिल बिट अमाउंट ऑफ स्ट्रोंटियम डाइक्लोराइड को हमने डाल दिया और फिर क्रिस्टलाइजेशन किया। क्रिस्टलाइजेशन करते हो तो क्या होगा? यहाँ पे जो हमारा ये Na+ था, वो थोड़े से Na+ की जगह पे स्ट्रोंडियम आ जाएगा। यू कैन सी इट ओवर हियर कि यहाँ पे स्ट्रोंडियम आया हुआ है Sr2+। वहां पे होना चाहिए था Na+। होना क्या चाहिए था? Na+। बट प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रोंडियम के ऊपर वैलेंसी +2 होती है। तो अगर उसके पास +2 वैलेंसी है तो एक स्ट्रोंटियम का केटायन 2 Na+ को निकाल देता है और उसकी जगह पे एक ही Sr2+ आ जाता है। मतलब एक साइड पे आपको स्ट्रोंटियम दिखेगा और दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं होगा, वहां से Na+ निकल चुका है। 2 Na+ को रिप्लेस करता है 1 स्ट्रोंटियम +2। अगर आप जब यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन करते हो मोल्टन NaCl के अंदर SrCl2 डालते हो तो सो सम ऑफ द साइड्स ऑफ
Na plus ions are occupied by Sr2 plus, and each Sr2 plus replaces two Na plus ions. It occupies the site of one ion and the other site remains vacant. तो this type of cationic vacancy आपको देखने को मिलती है. cation की vacancy, cation absent है because of impurities. And याद रखना number of vacancies जो होगी it will be always equal to the number of Sr2 plus ion डालते हो. खाली SrCl2 से आपको ये मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है. You may add CdCl2 also. AgCl के अंदर CdCl2 डाल के भी ये कर सकते हो. तो एक छोटी सी डिफेक्ट है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट. आपको समझ में आई तो लिखो यस, अदरवाइज लिखो नो. दिस इज स्टोइकियोमेट्री बेटा, स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट है. प्लीज उसमें NaCl का फॉर्मूला में कोई इफेक्ट नहीं होगा. ओके नाउ उसी के बेस पे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन, इसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल है. मैं इसको हटा देता हूं पहले. एंड एक मिनट, आपको न्यूमेरिकल साइज पढ़ाई नहीं आएगा, बहुत छोटा है इसके अंदर. मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसकी साइज. आप ये न्यूमेरिकल लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन दे देता हूं. क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने. चलो मैं आपको पूछता हूँ ये क्वेश्चन में क्या किया है उन्होंने, जरा देखते हैं. इफ NaCl is doped with 10 raised to minus 3 mole percentage of SrCl2, what is the concentration of cation vacancy? Here डोपिंग जो है आपके पास वो 10 raised to minus 3 मोल परसेंटेज SrCl2 है. Therefore नंबर ऑफ, या तो नंबर ऑफ की जगह पे मैं ऐसा लिखता हूं, concentration of Sr2 plus ions will be equals to 10 raised to minus 3 mole percentage, and the number of cationic vacancy, माफ करना, cationic vacancies will be always equal to number of Sr2 plus, जब आप डोपिंग करते हो, इम्प्यूरिटी डालते हो NaCl के. Therefore concentration of vacancies equals to 10 raised to minus 3 मोल परसेंटेज. जितने आप Sr2 प्लस डालोगे उतना ही वैकेंसी का परसेंटेज मिलेगा. अगर वो 10 रेस टू माइनस 3 था तो ये भी 10 रेस टू माइनस 3 मोल परसेंटेज मिलेगा. खत्म हो गया ये सब. समझ में आया? समझ में आया तो लिखिए यस एंड क्वेश्चन का आंसर भी लिख लीजिए.
ओके गाइस, किसी का बाकी है? वेरी गुड। किसी का बाकी है तो बताइए मुझे। आई एम गोइंग टू इरेज दिस। ओके, नाउ एक लास्ट टॉपिक, बस 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं। टेक्स्ट बुक में ही चला जाता हूँ और आपको समझाता हूँ। टेक्स्ट बुक में चला जाओ उससे पहले इम्परफेक्शन सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफाइन हो चुकी है, ये सब कुछ हो चुका है, सब कुछ मैंने कराया। अभी हमारा जो एक टॉपिक बाकी है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स, हमें देखना है ये वाला कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर्स। ये टॉपिक मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। नाउ चलो ध्यान से समझना, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे गुड कंडक्टर हो, चाहे बैड कंडक्टर हो, ये टॉपिक में सीखा चुका हूँ, याद रखना। ये वाला इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज एंड इलेक्ट्रॉन बेड डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज, वो कल मैं सिखा रहा था लास्ट टाइम। पी कंडक्टर एंड एन कंडक्टर एंड वो सब एन टाइप कंडक्टर, वो सिखा चुका हूँ, डोंट वरी अबाउट। खाली एक ही चीज मुझे सिखानी बाकी है, वो ये कंडक्शन बेंड्स। कंडक्शन बेंड्स समझाता हूँ, जरा ध्यान से समझना। सी क्या होता है, सपोज मैं सोडियम की बात करूं, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास ऐसा है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। मतलब उसके पास 1s ऑर्बिटल होगी, 2s ऑर्बिटल होगी, 2p6 ऑर्बिटल होगी, 3s ऑर्बिटल होगी। उसके बाद 4s ऑर्बिटल भी है जो खाली है, 4s है, 4p है, 4d है, 5d है। तो ये सब ऑर्बिटल्स खाली रहती है। मतलब सोडियम मेटल या कोई भी एलिमेंट के अंदर देयर आर ऑर्बिटल्स व्हिच आर फिल्ड एंड देयर आर ऑर्बिटल्स व्हिच आर नॉट फिल्ड। अगर हम बात करते हैं आगे, तो ऐसे बहुत सारे सोडियम के मेटल, जब एटम सोडियम मेटल के अंदर कंबाइन होते हैं, सोडियम के मेटल्स कंबाइन हो रहे हैं, तब उसकी ऑर्बिटल्स भी कंबाइन हो जाती है। कंबाइन हो जाती है इतना नहीं, उनकी जो 1s ऑर्बिटल थी सबकी 1s एक साथ कंबाइन हो जाएगी। देन सबकी जो 2s है वो एक साथ कंबाइन हो जाएगी। देन उसके बाद सबकी जो 3s है वो एक साथ कंबाइन हो जाएगी, लाइक दिस। और एक वैलेंस बैंड्स बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं, वैलेंस बैंड। और जो खाली ऑर्बिटल है वो भी कंबाइन होती है और उसका भी बैंड बनता है, बराबर है कि नहीं। एंड आपको ये जो बैंड्स है उसको बोलेंगे दे आर फील्ड बैंड्स, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। और ये वाले है 4s वाले, वो एम्प्टी बैंड बोलते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते। नाउ जो सबसे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड होगा, मतलब हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, जो सबसे ऊपर वाला होगा, वो बैंड को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। एंड जो सबसे लीस्ट वाला, जो जिसके अंदर लीस्ट एनर्जी वाला, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एम्प्टी बैंड होगा, लीस्ट एनर्जी वाला एम्प्टी बैंड, उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। अनदर थिंग, एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉन यहीं पे है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते। बट चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है, देन ये इलेक्ट्रॉन को यहां से जंप मार के कंडक्शन बैंड में आना जरूरी है। जब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं आते, तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, गैप कितना है, उसको हम बोलेंगे एनर्जी गैप। उसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी गैप। ये जो बैंड थियरी है काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसके बेस पे हम काफी चीजें सीख पाते हैं। कौन सी चीज मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। नॉर्मली ये जो मेटल्स होती है, उसके अंदर कंडक्शन बैंड ऊपर वाला है, कंडक्शन बैंड जो है, और जो वैलेंस बैंड है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक दूसरे को नॉर्मली ओवरलैप करते हैं। वो एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप।
इसीलिए इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आराम से जा सकते हैं, इसीलिए मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेयर एज इंसुलेटर के अंदर जो ये वैलेंस बैंड होता है और एम्प्टी बैंड होता है, उसके बीच में बहुत ही बड़ा एनर्जी गैप होता है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो यहां से यहां पे जंप नहीं कर पाता है, दैट्स व्हाई दे आर इंसुलेटर्स। एंड सेमीकंडक्टर में वो जो गैप होता है वो काफी स्मॉल होता है, सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। आप एनर्जी दोगे तो वो ऊपर जाएगा एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्या आपको ये बैंड थियरी समझ में आई? आई तो लिखिए यस, अदरवाइज लिखिए नो। गुड हिमानी। इंसुलेटर में बेटा प्रीत पटेल डिफरेंस बहुत ज्यादा है, एनर्जी के बहुत बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं मार सकता। जंप मारना जरूरी है, जब तक कंडक्शन बैंड में नहीं आएगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए बैड कंडक्टर। ओके गाइस, ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अभी जरा ध्यान से इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए। इसका चैंपियन का एंड फिंगर टिप के रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, सबमिट करने हैं मंडे 12 बजे तक। 12 बजे कभी भी सबमिट कर सकते हो, 12 बजे ही करना है, 12 बजे से लेट मत कीजिए, आप बहुत देरी से करते हो। ध्यान से सुनिए, इसका डाउट सेशन मंडे रात को 8 बजे, डाउट 8 से 8:30 ही लूंगा मैं। और इसकी टेस्ट, ये पूरे चैप्टर की टेस्ट, चैप्टर 1 फुल टेस्ट आपकी 8:30 to 9:30 होगी मंडे को ही। इज दैट फाइन? किसी को प्रॉब्लम है इसके साथ तो लिखिए प्रॉब्लम है। अदरवाइज लिखिए अंडरस्टूड। क्यों अरमान इसलिए टाइमिंग लगा रहा हूं? कोई और टाइम लूंगा ना बेटा, मैं सुन मेरी बात अरमान, कोई और टाइम लूंगा ना तो कहीं ना कहीं ट्यूशन में क्लेश होता है मंडे थर्सडे को, बस लास्ट मंडे, उसके बाद नहीं चैप्टर नहीं ले रहा हूं। हाँ प्रीत तुम जा सकते हो। फिर दूसरे ट्यूशन टाइम क्लेश होते हैं, और ये खत्म हो गया, उसके बाद मैं ले ही नहीं रहा हूं, मेरा तो चैप्टर खत्म हो गया। ओके, ये टेस्ट कंपलसरी है सबके लिए। ओके गाइस, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। किसी को डाउट है तो रुकेंगे, बाकी जाओगे।